हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन लोग पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट, विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, ये अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरा जो अपना मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा गाउस का नियम। कि गाउस का नियम क्या है और गॉस के कुलोम के नियम से गॉस का नियम हम किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं, किस प्रकार से व्युत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरा मेन पॉइंट रहेगा अपना गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग से एक बड़ा क्वेश्चन है वो अपना 3 नंबर का मेन एग्जाम में भी आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन आता है इस वाले पॉइंट से। इसमें अपन 3 डेरिवेशन करेंगे। एक करेंगे एक लाइन के कारण से, दूसरा अपन करेंगे एक परत के कारण से, तीसरा अपन करेंगे एक गोले के कारण से। ये अपन लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। कोई भी वस्तु होती है, चाहे वो लंबाई के अनुदिश हो, चाहे उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, या हम कह सकते हैं कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। तो उसमें यदि आवेश का वितरण कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूस होता है, सतत होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सतत आवेश वितरण है। आवेशों का सतत आवेश वितरण है ये। तो सतत आवेश वितरण के प्रकार देखिए कौन कौन से। मेनली ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो पहला जो प्रकार है वो बताया गया है आपके पास में कि रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण क्या है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आवेश है वो किसी एक रेखा में एक समान रूप से वितरित हो, तो हम कहेंगे कि आवेश का जो वितरण है वो रेखीय आवेश वितरण है। इसमें जो अपन लोग नोटेशन यूज करेंगे रेखीय आवेश घनत्व का, तो रेखीय आवेश घनत्व इसी में हम समझेंगे, तो उसको हम लिखेंगे लैम्डा से, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, घनत्व रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा Q/L। तो आप यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हो इसकी, क्या कि इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। इकाई लंबाई नीचे है ना लंबाई, इसलिए इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व हो गया लैम्डा इज इक्वल टू Q/N। या हम यदि अल्पांश के लिए देखें, एक अल्पांश लंबाई के लिए देखें, तो अपन कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dN। तो एक ही बात है, चाहिए वो रेखीय आवेश घनत्व का मान चाहे अल्पांश के लिए हो या टोटल के लिए हो, सेम रहेगा लैम्डा ही। यहाँ अपन को डी लैम्डा नहीं लिखना है। तो यहाँ से आप यदि अल्पांश के ऊपर उपस्थित आवेश को फाइंड आउट करना चाहें तो DQ इज इक्वल टू लैम्डा DN हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में ये वाले वैल्यू, इनका अपन लोग आगे यूज़ करेंगे। इसके अलावा अपन लोग यदि देखें तो देख सकते हो आप कि आपको पूछा जा सकता है छोटा क्वेश्चन कि जो लैम्डा है उस लैम्डा का मात्रक क्या है। तो आप देखिए लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/N, तो इसका मतलब इसका मात्रक हो गया है, मात्रक होगा लैम्डा का कूलोम पर मीटर। ठीक है, यदि आपको वीमा पूछ ली जाए तो आप वीमा क्या लिखेंगे, यहाँ से वीमा लिखेंगे कूलोम का तो क्या होता है A1T1, और इसका कितना हो जाता है L1 नीचे आएगा। चलो एक बार लिख ही देती हूँ। तो कितना आ जाएगा आपके पास में M0L-1T1 A1। कूलम का मैंने कैसे निकाला, मैंने पहले की क्लासेस में बहुत बार बताया है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। धारा आपके पास में होता है आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश इज इक्वल टू कितना हो गया I/T, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका होता है A1 और इसका होता है T1। तो ये आपके पास में वैल्यू है एक में। यदि मान लेते हैं कि आपके पास में कोई भी अल्पांश है जिसके ऊपर DQ आवेश है और लंबाई इसकी DL है, यदि यहाँ अपन लोग विद्युत क्षेत्र निकालें, हालांकि अपन ये आगे करेंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको यहाँ कि कोई भी एक रेखा दे रखी है, उसके ऊपर आपने अल्पांश DQ ले लिया और उसी की लंबाई आपने DL ले ली, और इसके ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अपन लोग वहाँ पर मान लेते हैं डी ई है, तो डी ई इज इक्वल टू कितना होता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई यानी डी क्यू की कारण से कितनी होगी, क्यू के बजाय अपन क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे। तो वैल्यू आ गई है डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि अपन टोटल निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और डी ई का कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। के की वैल्यू है 1/4πε0 निर्वात के लिए, तो वैक्यूम के लिए अपन बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर। देख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाई डी एल। देन इम्प्लाइज वी कैन सी द डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। तो आप इस डी क्यू के बजाय क्या लिख सकते हो, लेमडा डी एल यहाँ लिख सकते हो, लेमडा डी। तो ये आपका एक फॉर्मूला इसमें बताया गया है, हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल आपको इतना ही ध्यान होना चाहिए कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, यानी कि क्या होता है रेखीय आवेश वितरण। जब कोई भी आवेश होता है किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होगा तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाएगा, और उसमें हम रेखीय आवेश घनत्व का यूज करेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होगा क्यू बाई एन। तो आप इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। यदि आप अल्पांश के रूप में लिखना चाहें तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एन। तो यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि लैम्डा का मात्रक और विमा क्या होता है, जो अपन लोगों ने बता दिया। नेक्स्ट यदि मैं बात करें पृष्ठ आवेश वितरण की, तो पृष्ठ आवेश वितरण नाम से स्पष्ट हो रहा है। दूसरा वितरण कौन सा है, पृष्ठ आवेश वितरण। तो देखिए जैसा कि इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि अब की बार में जो आवेश का सतत वितरण है वो कहाँ पर होगा, पृष्ठ पर होगा। तो पृष्ठ पर है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको दिखाया जाएगा सिग्मा सी, इसको कहा जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला जो होगा वो होगा क्यू अपॉन ए, और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हैं कि इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, सिग्मा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। या आप इसको अल्पांश के लिए निकालो तो आप कह सकते हो डी क्यू बाई डी ए। देन इम्प्लाइज यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो, कितना आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, या बहुत बार अपन यहाँ सिग्मा इंटू डी एस करेंगे। तो एस का मतलब भी क्या है आपके पास में, क्षेत्रफल ही है। अब दूसरी चीज जो अपन को ध्यान में होनी चाहिए वो है सिग्मा का मात्रक। तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा, क्यू का तो कूलम, और ए यहाँ एरिया है, ध्यान दीजिए। तो एरिया का कितना होगा, मीटर स्क्वायर। तो यदि हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या आएगी, A1 T1 तो कूलम की, और इसका हो जाएगा L2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो L माइनस 2 A1 T1 या T1 A1, एक ही बात है। ये हो गया इसका मात्रक। अब यदि हम वही कोई भी आपके पास में पृष्ठ है और उस पृष्ठ पे कोई भी कल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया अपन लोगों ने, डी एस या डी ए, तो यदि इसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो आप यहाँ लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वही टोटल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और डी ई का ई हो जाएगा, के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा जिसकी वैल्यू में 4πε0 लिख सकती हूँ। अदरवाइज आप के भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या आ गया आपके पास, ये हो गया है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डी क्यू को आप देखिए यहाँ से सिग्मा इंटू डी एस या सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सिग्मा इंटू डी एस या डी ए। तो ये हो गया है आपके पास में एक पृष्ठ के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान आपको केवल इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी विमा और मात्रक ही रखना है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा प्रकार आयतन आवेश वितरण। तो इसका मतलब ये हो गया कि आवेश का जो वितरण है, जो सतत वितरण है, वो अब कहाँ होगा, आयतन के रूप में होगा। आयतन में होगा तो हम कहेंगे जो कोई भी आवेश है यदि किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश घनत्व कहा आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। इसमें जो कांस्टेंट हम काम लेंगे उसको आयतन आवेश घनत्व रो से लिखा जाएगा, और रो इज इक्वल टू होगा वही क्यू अपॉन वी, या आप लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी वी। ओके, देन इम्प्लाइज यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो होगा रो इंटू डी। देखिए केवल मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रही हूँ। एक बार मैंने इसको क्या लिखा, लेमडा इंटू डी एन, एक बार मैंने इसको लिखा सिग्मा इंटू डी एस, और अब की बार मैं इसको लिखूंगी क्या, रो इंटू डी वी। बाकी वैल्यू सेम चल रही है,
कोई परिवर्तन नहीं है यहाँ। अब इसकी विमा और मात्रक निकालेंगे। तो सबसे पहले मात्रक, तो मात्रक आपको पता ही है क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। और यदि हम विमा की इसकी बात करें तो विमा में क्या होगा बताइए, विमा में होगा इसका A1 T1 और इसका होगा L3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L-3 T1 A1। M0 आप चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ये इसकी हो गया है विमा, ये इसका हो गया है मात्रक। और इसकी डेफिनेशन यदि हम कहें तो डेफिनेशन में क्या आएगा, डेफिनेशन होगा कि इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व रो कहा जाता है। रो, ये रो का सिंबल है, को रो कहते हैं, ठीक है। और जैसे मात्र दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हो। सतत आवेश वितरण क्या है, यदि आवेश किसी वस्तु पर विवेक न होकर सतत रूप से प्रेजेंट हो तो सतत आवेश वितरण कहा जाता है। इसके प्रकार 3 प्रकार के हैं, रेखीय, भ्रष्ट और आयतन। रेखीय आवेश वितरण क्या है, जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा किसी रेखा के प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। लैम्डा इज इक्वल टू आवेश बटा लंबाई। जब हम सिग्मा पढ़ेंगे तो आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। जब हम रो यानी आयतन आवेश घनत्व पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश बटा आयतन हो जाएगा। तो dq/dn देन q/n। तो यहाँ से इसका मात्रक कूलम पर मीटर और इसकी बीमा हो गई आपके पास में L-1 T1 A1, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हो, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस समझा रखा है जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी, कि यदि कोई भी रेखीय अनुपात आपको दे रखा है, कोई भी रेखा दे रखी है, उसके ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो कोई भी अल्पांश अपन लोगों ने ले लिया जिसके ऊपर आवेश dq है, जिसकी लंबाई dl है, इसे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हम क्षेत्र यदि ज्ञात करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए dA इज इक्वल टू 1/4πε0 K/Q/r² ही होता है। यहाँ पर डायरेक्शन ले रखी इसलिए हम r दिखा देंगे, और अल्पांश के कारण से देख रहे हैं इसलिए q की जगह हम dq ले लेंगे, ठीक है। और फिर टोटल के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका ऊपर वाली इक्वेशन का इसका समाकलन कर देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है ये, और dq को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dl, तो ये लिख दिया गया है। इसको आपको याद करने की जरूरत से नहीं। आप आगे देख सकते हो पृष्ठ आवेश वितरण। तो इसमें यदि आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा आप देख सकते हो यहाँ से, किसी क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आवेश बटा क्षेत्रफल, Q/S या A की बात है, A फॉर एरिया, S फॉर सरफेस, क्षेत्रफल ही है, dQ/ds। तो यहाँ से आप dQ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और सिग्मा का मात्रक और विमा आपको ध्यान रखना है। फिर वही अगेन चीज़ क्या, कि यदि आपको कोई भी एक सरफेस दे रखा है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेज एक समान रूप से वितरित है, वहाँ आपने कोई भी एक अल्पांश ले लिया जिसके ऊपर आवेश dq है, क्षेत्रफल ds है, और उससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं, तो वहाँ आप क्या करेंगे, E निकालेंगे। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, वही KQ/r², लेकिन अपन इस अल्पांश के कारण से देखेंगे इसलिए कितना आएगा, DE इज इक्वल टू KdQ/r², और DQ को हम क्या लिख देंगे, DQ को आप लिख दोगे सिग्मा इंटू DS, और टोटल के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देख सकते हैं ये हो गया आपके पास में सिग्मा इंटू DS आर के। यदि हम वेक्टर ले रहे हैं तो आर के लग जाएगा, और अदरवाइज आर के फट जाएगा। आयतन आवेश वितरण आप देख सकते हो, यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होने से आयतन आवेश वितरण कहा जाएगा, ठीक है। और आयतन आवेश घनत्व रो आप देख सकते हो, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो बराबर आवेश बटा आयतन होता है, और Q/V इज इक्वल टू dQ/dV भी हम लिख सकते हैं। तो dQ इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, रो इंटू dV। अब इसी प्रकार से मान रखा है कि माना कोई भी आपके पास में एक सिस्टम है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो अपन लोगों ने वहाँ पर कोई भी एक आयतन अल्पांश ले लिया जिसके ऊपर आवेश को मान लेते हैं dQ है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है DE। टोटल का निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए DE निकाला अपन ने, उसके बाद इसका समाकलन कर दिया है, और
डी क्यू की जगह अब रो डी वी रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन लोगों को ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे गोस के नियम की, सॉरी गोस का नियम। गोस का नियम क्या है? तो देखिए इसका गणितीय जो रूप है वो है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या आप यहाँ समेशन क्यू भी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया है कि जो फ्लक्स है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये बराबर होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या दे सकते हैं? आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि कोई भी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ है तो उससे संबंधित कुल फ्लक्स का मान है उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होगा। बस आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है और इस इक्वेशन की सहायता से इसकी डेफिनेशन बनानी है। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होगा। यही आपका गॉस का नियम है। तो देख सकते हो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। गणितीय रूप से फाई इज इक्वल टू, ये फ्लक्स की परिभाषा होती है जो अपन लोगों ने पहले पढ़ ली है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस। और गॉस के नियम से क्या होगा? गॉस के नियम से होगा आपके पास में फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब ये इसके बराबर भी होगा। यदि अपन लोग क्या करते हैं, कोई माध्यम ले लेते हैं तो एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर से लिख सकते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपन लोगों को ध्यान रखने हैं, आगे डेरिवेशन में भी अपने काम में आएंगे। तो आप देख सकते हो कि गॉस के नियम को जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे और उस बंद गॉसियन पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, यानी कि खुले के लिए अप्लाई नहीं है। गॉस का नियम बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा, हम किसी भी साइज का ये ले सकते हैं। गॉस के नियम से समेशन क्यू का अर्थ है, इसका अर्थ समझ में आ ही रहा है सीधा सीधा से, यानी कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितने हैं उन सबको जोड़ना है। नेक्स्ट है आपके पास में गॉस के नियम में विद्युत फ्लक्स फाई का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की मात्रा, प्रकृति व माध्यम पर डिपेंड करता है। फॉर्मूले में ही दे रखा है आपका फाई इज इक्वल टू कितना है? क्यू अपॉन फाई दे रखा है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना है, और यहाँ पर माध्यम पर भी ये डिपेंड कर रहा है। यदि माध्यम है तो एप्सिलॉन आ जाएगा, अदरवाइज एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। तो आवेश की प्रकृति पर, आवेश कितना है यानी उसकी मात्रा पर, और माध्यम पर फ्लक्स का मान डिपेंड करता है। नेक्स्ट है गॉस के नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेंगे उन्हीं के लिए ये वैध, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग पढ़ेंगे कूलोम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। तो आप देख सकते हो यहाँ कि हम किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, माना कि आपके पास में कोई भी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ है, उसमें अपन लोगों ने कोई भी एक पॉइंट ले लिया ये, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है कि पी बिंदु है। इसके ऊपर क्यों आवेश स्थित है ये मान लेते हैं। यहाँ इस काल्पनिक बद्ध पृष्ठ के ऊपर मैं एक अल्पांश ले लेती हूँ। ये देखिए, अल्पांश ले लिया है और इस अल्पांश के प्रत्येक बिंदु को इस बिंदु पी से मिला देती हूँ, तो एक कोण का निर्माण होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में डी ओमेगा। इस कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट ना करके डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3D की बात चल रही है। इसको कहा जाएगा घन कोण। ठीक है, मान लेते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है? r है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपके पास में कितनी है? E है। इस सरफेस जो अपने अल्पांश लिया है, उस अल्पांश की जो दिशा है वो अपन लोग मान लेते हैं कि माना डी एस इधर है, और इन दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं कितना है? थीटा है। तो अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू आवेश के कारण से आर दूरी पर कितनी होती है? कि क्यू अपॉन आर। यदि फैक्टर लोगे तो यहाँ पर केप दिखा दो, आर केप डायरेक्शन, ये है आपके पास में आर केप डायरेक्शन। ओके, और उसके अलावा अपन लोग जानते हैं क्या होता है, डी फाई
इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यही होता है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो गई है। समीकरण 1 को यदि अपन लोग क्या करते हैं, इस ई का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, डी फाई इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर अपन को केवल इसकी रिजल्टेंट वैल्यू शो करनी है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस ऐसे कैसे, और कोस थीटा आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। टोटल यदि अपन लोगों को निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। तो डी फाई का तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, के है वो आपका कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। हमें निकालना क्या है, आप थोड़ा सा इधर साथ में देख सकते हो कि हमें निकालना है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप, ये क्यू है वो तो आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोस थीटा बाई आर स्क्वायर आपका घनकोण होता है। यदि हम इसका टोटल लेंगे तो घनकोण की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 4 पाई, ये फिक्स वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान 4 पाई के बराबर होता है। इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। यानी कि यदि इस संपूर्ण पृष्ठ की हम 3D में बात करें तो इस बिंदु पर बनाया गया कोण का मान 4 पाई होता है। ये आपके पास में होगा 4 पाई, ठीक है। इस 4 पाई की वैल्यू आप पुट कीजिए तो कितना आएगा, के क्यू 4 पाई, के की वैल्यू पुट कर दीजिए, यदि निर्वात है तो एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, क्यू और 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो आपके पास पाई इज इक्वल टू कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। यदि माध्यम होता तो एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आ जाता, एप्सिलॉन आ जाता, और एप्सिलॉन को फिर हमें एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर से रिप्लेस कर देते। तो मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र लिया और फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र का मान इसमें पुट कर दिया यहाँ पर, और सिंपल वैल्यू दिखाई। आप देखिए यहाँ से कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की गई है। माना किसी बिंदु पी पर आवेश क्यू है, ये कोई बिंदु पी है, यह आवेश बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ है, और इस बंद पृष्ठ पर अनुपात क्षेत्रफल डी एस है, जिसकी आवेश से दूरी आर है। कोई भी मैंने एक पृष्ठ ले लिया है, इससे दूरी इसकी आर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा डी एस इधर मान लिया है, ई विद्युत क्षेत्र इधर मान लिया, दोनों के बीच का कोण थीटा मान लिया है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र ए बराबर के इसमें कोण आर स्क्वायर, वेक्टर लिया है इसलिए केप लगा दिया है, और डी फाई इज इक्वल टू ए डी एस होता है। ए डॉट डी एस को ए डी एस कोस थीटा से रिप्लेस कर दिया गया है। इस ई का मान यहाँ पुट किया गया है, तो वैल्यू आ गई आपके पास डी फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। टोटल के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका समाकलन इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करते ही आपके पास वैल्यू हो गई इतनी, के और क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, और डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, डी ओमेगा होती है, यानी घनकोण का मान होता है ये। यदि हम टोटल घनकोण की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई, तो यहाँ वैल्यू आपको करना है 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अपना टॉपिक चलेगा कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। 3 अनुप्रयोग हैं इसके अपने सिलेबस में एनसीईआरटी के अनुसार। तो पहले है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र, अनंत रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगी, डायरेक्शन निकालूँ, यहीं से करना होगा। ओके, मान लेते हैं कि मेरे पास में अनंत लंबाई का कोई तार है जिसके ऊपर प्लस आवेश उपस्थित है, ठीक है। मैंने कोई भी एक सेंटर पॉइंट ओ ले लिया, इसका मिड पॉइंट ओ, और इस मिड पॉइंट से ऊपर और नीचे कोई 2 अल्पांश ले लिए, और इन अल्पांशों के नाम लिख दिए हैं, ये अल्पांश एक ए और दूसरा बी। दोनों की लंबाई मैंने डी एन ली है, और दोनों के ऊपर आवेश मैंने डी क्यू मान ली है, ठीक है। इस बिंदु ओ से कोई आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो मैंने इस बिंदु को इससे मिलाया, और इस अनुपात के मध्य बिंदु को इस बिंदु पी से मिलाया, ठीक है।
ये है इसके कारण से, इस अल्पांश के कारण से बिंदु पी पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो DE1 मान लेती हूँ मैं। इसकी जो दिशा होगी वो आपके पास इधर होगी, तो तस्वीर DE1 इसके कारण से इधर होगी, तो ये मान लेती हूँ कि अल्पांश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 है। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ पर घटक का निर्माण करूँगी। ये मैंने घटक निर्माण करते, यदि मैं इसे थीटा मानती हूँ तो देखिए ये लंबाई मैं L है, ये लंबाई L है, इन दोनों को मैं N लंबाई का मान रही हूँ। ये दूरी है वो कितनी है, R है। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हो ये जो दूरी है पाई, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 का कोण है, तो ये क्या रहेगी, करंट रहेगी आपकी हाइपोटेनियस एज। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी R² प्लस L²। और इसी प्रकार से इस वाले भुजा की वैल्यू भी कितनी रहेगी, √R² प्लस L² रहेगी। तो ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका समरूप त्रिभुज है, इसलिए ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो मैंने यहाँ घटक का निर्माण किया है, तो देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये DE1 है, ये कोस थीटा कंपोनेंट है, ये थीटा है, तो इसके इधर वाला कंपोनेंट होगा DE1 कोस ऑफ थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है, तो ये होगा DE1 साइन ऑफ थीटा। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हो, तो ये थीटा इधर है इसलिए ये कंपोनेंट होगा DE2 कोस ऑफ थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है इसलिए ये होगा DE2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने थीटास को यहाँ पे दिखाया है। कोस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे और साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे। अब बात आती है हम DE1 की निकालते हैं, तो देखिए DE1 इज इक्वल टू होगा KdQ/R², यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, और दूरी कितनी है, √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। √ का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 और 2 घात के ऊपर यदि घात होती है तो गुना हो जाते हैं, जिससे कट जाएगा, पावर 1 आ जाएगी, तो वैल्यू आ गई है KdQ/R² प्लस L² समीकरण में। इसी प्रकार से यदि आप DE2 निकालते हो तो वो भी कितना होगा, KdQ/R² प्लस L²। क्यों, क्योंकि वो भी √ का होल स्क्वायर होगा, जिससे केवल सिंपल वैल्यू हो जाएगी 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हो कि जो मोड ऑफ DE1 है वो मोड ऑफ DE2 के बराबर है। तो इसीलिए अपन लोगों ने यहाँ बिंदु P पर क्या किया था, इस विद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित किया था। तो घटकों में वियोजित करने पर आप देख रहे हो कि DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा है वो परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण से एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और केवल आप देख सकते हो कि कोस कंपोनेंट एक ही दिशा में होने के कारण से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो केवल कोस कंपोनेंट के कारण से होगी, और वो किस दिशा में होगी, यानी उसकी अक्षीय दिशा में होगी। तो आप कह सकते हो कि कोई भी रेखा है उसकी लंबवत दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमें यदि ऐसा डेरिवेशन पूछा जाता है तो विद डायग्राम ये DE1 DE2 की वैल्यू निकाल के और बाकायदा दिखाना है कि DE1 और DE2 का मान तो सेम है, लेकिन दिशा अलग होने के कारण से बिंदु P पर हम घटकों का वियोजन करेंगे, और DE1 जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि साइन कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और केवल कोस कंपोनेंट के कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा आती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड आउट करें। देखो उसके लिए अपन लोग एक तार ले लेते हैं, ठीक है, और तार लेने के बाद में अपन लोग क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उससे R दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना होगी, अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेंडर का निर्माण करेंगे। सिलेंडर यानी थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको एक सेंटर बनाना है, इस बिंदु पे निकालना है, ये तार है आपका, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी डायरेक्शन में होगी। अभी भी बताया जस्ट कि तार की लंबवत दिशा में, अक्षीय दिशा में होगी। तो ये हो गया आपके पास में एक ही दिशा, ठीक है।
इस पॉइंट पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है इधर भी ई इधर ही रहेगा, और इस पॉइंट पे आप देखोगे तो भी क्या रहेगा, ई इधर ही रहेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा आपके पास में इधर रहेगी। तो गॉस के नियम की परिभाषा से सबसे पहले तो हम फ्लक्स की परिभाषा करेंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। और यदि हम गॉस नियम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समेशन क्यू इसलिए नहीं लिखा कि मैं मान लेती हूँ कि इसके ऊपर टोटल आवेश कितना है, क्यू है, इसलिए समेशन लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू आ गई आपके पास में एक। अब देखिए यहाँ पर जो ये पूरा अपने क्वेश्चन पृष्ठ है इसको मैं 3 भागों में बांट सकती हूँ। कौन कौन सा भाग होगा, एक होगा आपके पास में, जैसे कि मैं इसको कह देती हूँ कि वृत्ताकार ऊपरी पृष्ठ, इसकी दिशा डी एस की इधर होगी। एक वृत्ताकार निचला पृष्ठ, इसकी दिशा में इधर मान लेती हूँ, ठीक है। एक होगा वक्र पृष्ठ, बिल्कुल वक्र पृष्ठ का मतलब जैसे आप ये कर सकते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा हो बात तो देख रहे, ठीक है। तो इसको मैंने सिलेंडर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया आपके पास में, ये तो हो गई इसकी एक्स, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगा, यानी इस डायरेक्शन में रहेगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पृष्ठ कौन कौन से हैं, एक तो ऊपरी पृष्ठ वृत्ताकार, एक इसी प्रकार से ये निचले वाला, और एक वक्र पृष्ठ मैंने हाथ में पकड़ रखा है यानी ये वाला, ठीक है। और इन तीनों में ही आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी। लेकिन पृष्ठ की दिशा देखें तो किधर रहेगी, इसकी होगी ऊपर की तरफ, उसकी होगी नीचे की तरफ, और इसकी होगी आपके पास भी किधर, जस्ट इसी डायरेक्शन में होगी। आप कोई सा भी ले लीजिए पॉइंट, उसी में आपकी इधर रहेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं इस विद्युत क्षेत्र को 3 भागों में बांट सकती हूँ। कौन कौन से में, ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सबके ऊपर अपन को एरो का साइन लगाना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 3 मैंने कौन से लिए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ मैंने कोई सरफेस लिया तो इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, तो थीटा कितना रहेगा, यहाँ 0 डिग्री रहेगा। इसमें देखिए इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, यहाँ ई की डायरेक्शन इधर, तो यहाँ थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और इसी प्रकार से ई इधर एस इधर, तो एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, देख सकते हो आप। तो इसमें अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं ये आपके पास S1 है, ये S2 है, और इसे मैं मान लेती हूँ S3 है। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, S1 S2 S3। अब डॉट प्रोडक्ट से आपको कोस थीटा, पहले इनको खोलना है, तो कितना आएगा, ए डी एस कोस थीटा, ए डी एस कोस थीटा, ए डी एस कोस थीटा, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए यहाँ से कि ई और डी एस है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ S1 के लिए तो मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ कि यहाँ पर थीटा कितना है। S1 के लिए डायग्राम से देख सकते हो 90 डिग्री है, तो हो गया 90 डिग्री। इसके लिए S2 के लिए थीटा 90 डिग्री, और 3 के लिए 0 डिग्री। तो कोस 90 का मान 0, इसका मान भी 0, और इसका मान रहेगा 1। तो ये तो दोनों टर्म 0 हो गई, केवल ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एस बच गया, और कोस थीटा का 1 हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसका हो गया एस। हमें ई निकालना है, इसलिए ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू एस। अगर तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू एस। एस क्या है, क्षेत्रफल किसका, बेलन का, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr इंटू एल, या एच हम कहते हैं। यहाँ हमने लंबाई इसकी एल ली है, इसलिए हम हाइट के बजाय यहाँ क्या देंगे, लैम्डा। तो देखिए क्यू अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ लैम्डा, क्या बचा नीचे, 2π जीरो इंटू आर। यदि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नीचे क्या बन जाएगा, 4π बन जाएगा, और 1/4π जीरो को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ दिखाऊँ तो E इज इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन आर।
ठीक है। यदि मैं इसको सदिश रूप में दिखाऊं तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर इंटू आर क्या, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं, तो आप कह सकते हो कि 2k लेमडा बाई आर। ये आपको पूछा जाए कि अनंत रेखीय आवेशित तार है, उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर आपको निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। और अब हमें ग्राफ भी बनाना है यहाँ से। यदि आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए ई और आर में, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बनाया है, पहले बताया है कि ई और आर में यहाँ रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा ऐसा। ओके, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन तीनों में से एक क्वेश्चन बड़ा जरूर आता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो सबसे पहले छोटा क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ। इसमें छोटा क्वेश्चन यही बनेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर हो सकती है, तो आपको बताना है कि इसकी अक्षीय दिशा में या तार के हमेशा लंबवत दिशा में इसकी दिशा होगी। तो देखिए, अनंत रेखीय आवेशित तार है जिसके बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ये बिंदु P है, ठीक है। और इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। दो अनुपात दे दिया है, एक ये A है एक B है, दोनों की लंबाई है वो, इसकी भी L है और इसकी भी N है, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो इधर कोस कंपोनेंट रहेंगे और इधर साइन कंपोनेंट रहेंगे। आप देख सकते हैं कि DE1 की वैल्यू आपके पास इतनी आएगी, DE2 का मान है वो आपके पास इतना आएगा, यानी अल्फांश ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्फांश बी के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। एक और दो से आप देख सकते हैं कि दोनों के रिजल्टेंट वैल्यू सेम है, इसलिए क्या होगा, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 का परिमाण समान व दिशा भिन्न भिन्न होने के कारण से DE1 व DE2 को घटकों में विभाजित किया गया। निरक्षीय घटक जो साइन कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि अक्षीय घटक है यानी कोस घटक है वो क्या होते हैं, परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में भी समान होने के कारण से एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और इसकी जो दिशा है वो अक्षीय दिशा में प्राप्त होती है, ठीक है। ये आप ध्यान जाए। अब हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये देखिए, माना कोई भी अनंत रेखीय आवेशित तार है, इस पर रेखीय आवेश घनत्व पर लोग लेमडा मान लेते हैं, ये लेमडा है। कोई भी बिंदु O मान लेते हैं, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ में बन गया है सिलेंडर, तो ये गॉसियन पृष्ठ के लिए कुल आवेश इज इक्वल टू इतना, तो आपके पास में गॉस के नियम से कितना आएगा, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0। बंद गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S1, निचला वृत्ताकार पृष्ठ S2, बेलनाकार वक्र पृष्ठ S3। अच्छा, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है कि S1 S2 S3 कौन सा होगा, आप कोई सा भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। ये तीनों के लिए मैंने इनको 3 इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दिया है। तीनों की थीटास की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास में वैल्यू आ गई है ये ADS इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, और DS को है वो 2 पाई R N से रिप्रेजेंट कर दिया, पक्षांतरण किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई है। इसको हम लिख सकते हैं कि तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई R R कैप, ठीक है। तो आप देख सकते हो यदि लैम्डा और E में रिलेशन समानुपाती का है और E और R में रिलेशन है तो व्युत्क्रमानुपाती का, इसलिए ग्राफ समानुपाती का ये होगा और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ये होगा। अब जो अगला डेरिवेशन है वो है अपना गॉस के नियम की दूसरा अनुप्रयोग, और उसका नाम है अपरिमित, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई इनफाइनाइट हो हम कह सकते हैं। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक फर्क के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अभी जो मैंने डेरिवेशन करवाया था और अब जो मैं करवाऊंगी वो डायरेक्शन के मैटर में सेम ही रहेगा, वैसे ये पंपों में करना है। पहले में केवल क्या थी, एक लाइन थी, अब की बार में क्या होगा, एक लंबाई चौड़ाई की परत हो, ठीक है। समान रूप से ये आवेशित है, तो वहीं पर कोई भी पॉइंट एक ओ ले लेते हैं और ओ से ऊपर और नीचे समान दूरी पर अल्पांश
ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों की लंबाई कितनी है, एल ले लेते हैं। और इस बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाए। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं DE1 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं DE2 है। तो DE1 निकालेंगे, तो DE1 कितना होगा बताइए, के डी क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, यानी बीच की दूरी। ये दूरी तो कितनी है, ये वाली आर है, और ये वाली कितनी है, एल है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी रहेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कट जाएगी। तो DE1 कितना आएगा आपके पास में, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जस्ट पहले अभी यही किया था। फिर अपन DE2 निकालेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, सेम टू सेम ही होगा, दूरी सेम है। ये कितनी है, ये आर है, ये एल है, ये आर है और ये एल है। तो यहाँ पर ये कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए DE2 का मान भी क्या रहेगा, यही रहेगा। ओके, ये तो यहाँ आप देख सकते हो कि DE1 और DE2 दोनों का मान है, वो परिमाण भी तो समान है, लेकिन दिशा में अलग होने के कारण से हम इनको क्या करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। अब घटक में वियोजित करेंगे तो देखिए, और लोग मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पर मैं ये मानती हूँ, तो ये भी कितना होगा, आपका थीटा होगा, ये DE1 हो जाएगा। और ये आपके पास में DE2 है, ये भी कितना हो जाएगा, शीर्षाभिमुख होने के कारण से थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये DE1 कोस थीटा होगा, ये DE1 साइन थीटा होगा, ठीक है। ऊपर वाला है वो आपके पास में कितना रहेगा, DE2 साइन थीटा, और इधर वाला हो जाएगा आपके पास में DE2 कोस थीटा। तो DE1 साइन थीटा और साइन DE2 साइन थीटा का मान इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से ये कैंसिल हो जाएंगे, और केवल डायरेक्शन किसके कारण से आएगी, कोस कंपोनेंट के कारण से है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी सर दिखाया था, ये वाला सेम ही है, बस इतना ही है कि यहाँ पर मैंने एक परत बढ़ा दी है। ओके, एज इट इज़ है। तो आप इसमें भी क्या कह सकते हैं, इसमें भी कह सकते हैं कि परत के कारण से भी यदि आप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, तो वो हमेशा उसके लंबवत दिशा में होगी, यानी कि अक्षीय घटक के अनुदिश होगी, निरक्षीय घटक के अनुदिश नहीं होगी। अब अपन लोग यदि डेरिवेशन करें परत के कारण से, तो कितना होगा, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। और गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं कि इस बिंदु से बैक साइड में भी चलते हैं अपन लोग। ये मैंने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक सिलेंडर की तरह ही है। तो हमेशा इसकी लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये मैंने मान रखा है, ठीक है। ये आप पेन को सिलेंडर मान सकते हो, एज इट इज़ ये रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर तो होगी ई, इधर इस डायरेक्शन में, और एस भी इसी दिशा में होगा। इसका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। आप यहाँ देखेंगे तो इधर आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी इधर रहेगी। जो वक्र पृष्ठ है, बिल्कुल घुमावदार पृष्ठ है, उस पर आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होगी, और जो पृष्ठ आप लोगे उसकी दिशा होगी इधर, इसलिए थीटा यहाँ रहेगा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो वही गॉस के नियम से अपन लोग यदि करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन A.ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको भी 3 भागों में बांटेंगे, कौन कौन से में, वृत्ताकार दाहिना भाग, वृत्ताकार बायां भाग, और वक्र पृष्ठ। तो वो S1, मैं इसको S1 मान लेती हूँ, इसको S2 मान लेते हैं, और इसको S3 मान लेते हैं। तो ds ठीक है। इनको आप कोस कंपोनेंट्स में तोड़ दीजिए। S1 ये S2 है, ये S3 है। तो S1 के लिए एंगल कितना था,
थीटा बराबर 0 डिग्री। S2 के लिए कितना था, थीटा बराबर 0 डिग्री, और S3 के लिए कितना है 90 डिग्री। और कोस 90 का मान कितना होता है 0, इसलिए तो 0 हो जाएगा, और इनमें कोस जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ई कॉन्स्टेंट दोनों में बाहर आ जाएगा, तो ई तो बाहर आ गया, यहाँ ds बच गया, यहाँ ए ds इज इक्वल टू 4/0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, ये डबल हो जाएगा S तो चलो कर देते हैं ए एस एप्सिलॉन। जी हाँ, तो वैल्यू हो गई आपके पास में 2ES इज इक्वल टू 4/0। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए इज इक्वल टू होगा Q/2 इंटू एस, और Q/S क्या होता है, सिग्मा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई σ/2 E इज इक्वल टू σ/2 यदि आप सदिश रूप में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर सदिश रूप में लिखने के लिए सदिश रूप में वेक्टर का चिन्ह लगाना है, सिग्मा एज इट इज 2 और यहाँ पर आर के लिखा। ठीक है, यदि आपको ग्राफ पूछा जाए तो आप इस वाले इक्वेशन से देख सकते हो कि ई और सिग्मा के बीच में लिखा जाए तो ये क्या है, समानुपाती का ग्राफ चलेगा। सिग्मा और सपोज ये है आपके पास में ई, तो ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ओके, यदि ई और आर के बीच में ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए तो आप देखिए, इससे ग्राफ यहाँ बनाते हैं, ये आर है और ये ई है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसमें आर आ ही नहीं रहा है, इसलिए क्या रहेगा, इसके साथ कॉन्स्टेंट चलेगा। ठीक है ना, तो आपको ग्राफ का भी जरूर ध्यान रखना है, आपको ग्राफ भी जरूर बनाना जिस इन बार जैसे अपन लोग पॉइंट था अपरिमित समरूप आवेशित अचालक प्रतिकरण से, अचालक प्रतिकरण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, सबसे पहले हम दिशा फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक बार थ्योरी लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, और डायग्राम वही एज इट इज़ पहले वाला ही है, बस यहाँ पर क्या है, इसमें फर्क दिखाई गई है, ये लंबाई और चौड़ाई दिखाई गई है, उसमें केवल लंबाई थी। ठीक है, अनुपात मैंने ए और बी ले लिया, दोनों ही अनुपातों की लंबाई दी है, दोनों पर आवेश डी क्यू। तो इसके कारण से देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मान लेती हूँ कि ये DE1 है और इसकी कारण से DE2 है, तो इधर आपके पास में DE1 रहेगा और इधर DE2 रहेगा। ठीक है, तो ये कोस कंपोनेंट हो जाएगा और ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, तो DE1 और DE2 का मान अपन फाइंड आउट करेंगे, देख सकते हो। तो बराबर होने के कारण से जो साइन कंपोनेंट है वो इक्वल एंड साइन कंपोनेंट है जो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और केवल इसकी डायरेक्शन किस में रहेगी, केवल अक्षीय घटक के रूप में होगी, यानी कि हमेशा उस परत की लंबवत दिशा में होगी। देख सकते हो अक्षीय घटक D1, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि DE1 और DE2 परिमाण में समान दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इनको घटकों में विभाजित किया जाता है। निरक्षीय घटक जो साइन है वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि अक्षीय घटक DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा परिमाण में समान दिशा में भी एक समान होने के कारण से आपस में जुड़ जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अक्षीय दिशा में होगी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम गोस के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम पढ़ी गोस के नियम के उपयोग है। तो ये मैंने परत ले ली है जो समान रूप से आवेशित है और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है, दोनों तरफ सिलेंडर है। अब देख सकते हो इसमें S1 S2 इसको ले रखा है और ये होगा आपके पास में S3। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री, और यहाँ भी थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री, और इन दोनों में आप देख सकते हो कि थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने इसको S1 माना था, इसको S2, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने पहले भी कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको फाइनल हैं। तो ये आपके पास में सिग्मा की है वो Q/S होता है, इसलिए Q इज इक्वल टू लिया होगा सिग्मा इंटू एस होगा। समेशन Q लो आप, कोई जरूरी नहीं, नो उसको कोई बात नहीं, अदरवाइज इट्स ओके। आगे देखिए गॉस के नियम से ये होता ही है, 3 भागों में बांटा गया है इसको, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को, बायां वृत्ताकार भाग, दायां वृत्ताकार पृष्ठ और बेलनाकार वक्र पृष्ठ, तीनों में डिवाइड कर दिया, कोस कंपोनेंट को खोल दिया गया है, इनकी थीटास की वैल्यू पुट कर दी गई है, एक 90 के कारण से 0 हो जाएगा, बाकी सेम है, इसलिए वैल्यू आपके पास में आ जाएगी इतनी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0,
इसका मतलब आप कह सकते हो कि ई समानुपाती सिग्मा और ई समानुपाती आर की घात 0, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है। जिसे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, इंडिपेंडेंट आर की घात कितनी है, 0 है। यदि आप इसको सदिश रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, केवल कोई भी डायरेक्शन आपको दिखानी है तो यहाँ एन केप लिया है तो आप एन केप देख सकते हो, दोनों में ग्राफ देख सकते हो। आर पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए बिल्कुल इक्वल चलेगा, समानांतर रेखा चलेगी। और यहाँ क्या है आपके पास में, सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ ये सिग्मा है, तो ये क्या रहेगा, ई समानुपाती सिग्मा। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम कह सकते हैं चालक गोले के कारण से। देखिए एक ही बात है, चाहे गोलीय कोष हो या चालक गोला हो, उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो अपन लोग क्या करेंगे, माना आपके पास में एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और इसके कारण से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ की लंबा दिशा में होगी। तो यहाँ से आप देखिए, ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं और इसकी जो त्रिज्या है वो मैं मान लेती हूँ आर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहाँ कहाँ फाइंड आउट करेंगे, एक तो बाहर के बिंदु, एक पृष्ठ पर, और एक अंदर के बिंदु पर। तो 3 पॉइंट होंगे इसके। तो हम देखिए कैसे करेंगे, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है या चालक गोला है जिसके पृष्ठ पर क्यू आवेश स्थित है। तो अपन लोग मान लेते हैं कि इन सब के ऊपर ही क्या है, क्यू आवेश स्थित है। ये केंद्र बिंदु ओ मान लेते हैं और इस केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, पहला पॉइंट ले रही हूँ और इसमें दिखा रही हूँ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आप क्या बताओगे, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु, या आप कह सकते हो कि गोले के बाहर। तो गोले के बाहर क्या होगा, स्मॉल आर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गोशन पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो गोशन पृष्ठ एक गोले का निर्माण बनाना है आपको, जगह कम रहे इसलिए ऐसा ही गोला बनेगा। अब यहाँ से पढ़ लो क्या करेंगे, ई की वैल्यू निकालनी है, पढ़ लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गॉस के नियम से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ए डॉट डी एस को बोलेंगे तो कितना आएगा, ए डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। या थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच का कोण। तो ई यदि इधर है तो डी एस भी इधर ही होगा, तो एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए वैल्यू हो गई है ए इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। डी एस को क्या लिखा जा सकता है, एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और ई इज इक्वल टू आपके पास मिल गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू। यहाँ पर एस क्या है भाई, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना है, 4πr²। देखिए बच्चे कहाँ गलती करते हैं, गलती ये होती है यहाँ कि उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ कैपिटल आर लिखा जाए या स्मॉल आर। जहाँ पर हम फाइंड आउट, डी एस क्या है, जहाँ पर हमने अल्पांश लिया है, अल्पांश कहाँ लिया है, इस बाहर वाले गोले पर, इससे त्रिज्या भी किसकी आएगी, बाहर वाले गोले की, इसलिए 4πr²। तो ए इज इक्वल टू जाएगा क्यू अपॉन सॉरी एप्सिलॉन 0 4πr²। 1/4π एप्सिलॉन 0 को के लिखा जा सकता है, इसलिए के क्यू अपॉन r² हो गए। यदि इसको सदिश रूप में लिखा जाए तो यहाँ पर वेक्टर हो जाएगा के क्यू अपॉन r², ये आर के हो जाएगा। ये था ना, इसको मैं कैपिटल ए दे देती हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा कैसे निकालना अपन लोगों को, दूसरा आप निकाल सकते हो बी बिंदु पर, सेकेंड पॉइंट आर इज इक्वल टू आर, यानी आपका जो पॉइंट पी यहाँ था वो अब यहाँ आ चुका है, इस बिंदु पे आ चुका है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यानी सतह पर पॉइंट हो गया आपका, सतह पर। और आप सीधा सीधा लिखेंगे कि समीकरण कैपिटल ए में आर बराबर आर रखने से तो रखते कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बी। ठीक है, ये आपको करना है। देखिए बहुत बार यहाँ क्या किया जाता है, इस क्यू को यहाँ देखती हूँ मैं किस सिलसिले में, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस क्यू को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, और यहाँ
ए कितना है, अब ये ध्यान रखना है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये इस सेंस और इस सेंस से कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, किसका, जिस पर आवेश उपस्थित है। और आवेश किस पर उपस्थित है, इस छोटे वाले पर उपस्थित है, कैपिटल आर वाले पर। तो आप यहाँ पर एरिया की वैल्यू लिखोगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, कि क्योंकि वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और के को भी मैं यदि 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर दूँ तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो कुछ खास बात नहीं है, बट फिर भी ऐसा भी आप देख सकते हो यदि कोई न्यूमेरिकल आए तो यहाँ से। बाकी आप इतना भी करोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। ये निकाल दिया। आप तीसरा देखिए, तीसरा होगा आपके पास में, ये तो है आपका केंद्र बिंदु और ये है त्रिज्या आर, कैपिटल आर, ठीक है। और अब की बार कोई भी बिंदु पी है वो इसके अंदर है, गोले के अंदर। नसावेश आपका यानी स्थित है, ठीक है। वो यहाँ पर प्लस आवेश आपका यहाँ स्थित है, और बिंदु पी आपका यहाँ है, और इसको मैं इस दूरी पर मान लेती हूँ स्मॉल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन लोग जानते हैं कि अंदर है वो आवेश स्थिति नहीं होता, कोई भी जो चालक गोला होता है वो उसके ऊपर जो आवेश होता है वो हमेशा उसके पृष्ठ पे पाया जाता है, अंदर उसके आवेश नहीं होता है। इसलिए आवेश की वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना आएगा, 0 है। इसलिए आप कह सकते हो E इनसाइड इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली आपका ध्यान रखना है, यानी कुल आवेश का मान चालक के अंदर 0 होता है, चालक गोले के अंदर 0 होता है, या खोखले गोले के अंदर 0 होता है, इसलिए उनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जो मैंने अभी बोला है एज इट इज वैसा का वैसे ही इसमें करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है क्यू अपॉन ए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओके। ये गोले के बाहर है, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये कैपिटल आर है और बिंदु पी बाहर लिया है, और ये क्या है, इसके अंदर बिंदु ओ से इसकी जो दूरी है वो स्मॉल आर, ठीक है। और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। यहाँ पर ई और डी एस दोनों का ही डायरेक्शन सेम आने के कारण से थीटा 0 होगा। देख लीजिए लास्ट में आपके पास में होगा गॉस के नियम से ए रो डी एस खोल दिए, 1 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये आ गया। बस यहाँ तक ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सदिश रूप में दिखा सकते हो, यानी ई सदिश इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर के, ठीक है। बस आगे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप करो तो मैंने आपको सिग्मा के फॉर्म में बता दिया है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करती है। हम देख सकते हो कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठ पर हमें क्या करना है, केवल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में ये। फिर देखिए गोले के अंदर आप देखोगे तो गोले के अंदर ये आपका चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब बिंदु पी अंदर है और ये त्रिज्या है आर, तो इसमें बता रखा है कि गोले के अंदर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पी से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ के लिए कुल आवेश का मान 0 होगा। गॉस के नियम से सॉरी, तो टोटल आवेश का मान 0 होने के कारण से इन का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। ये तो था आपके पास में गोलीय कोष के कारण से। देखिए जो क्वेश्चन था वो आपका था गोलीय कोष, दिख रहा है, ये रहा। और यदि आपको ये कह दिया जाए कि चालक गोले के कारण से, तो भी आपको एज इट इज ये का ये करना है। पॉइंट आपके 2 हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो डेरिवेशन है वो आपका सेम का सेम ही रहेगा, क्योंकि चालक के अंदर भी क्या होता है, कुल आवेश का मान 0 होता है, वो उसके हमेशा पृष्ठ के ऊपर ही पाया जाता है। तो धन्यवाद। लेसन अपना फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी सिलेबस 2023 चॉइस के अनुसार। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे लेसन फर्स्ट के, तो वो आपको जब भी बताई जाएंगी आपको शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।